हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब से पहले हमने चारों कौशल यानी LSRW के शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में। तो गद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की गद्य धातु से हुई, यानी संस्कृत शब्द की गद्य धातु से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना। अब गद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य, यानी गद्य शिक्षण स्कूलों में क्यों करवाया जाता है, इसका कुछ उद्देश्य होगा। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना, यानी पढ़ने की क्षमता का विकास करना गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। भावाभिव्यक्ति यानी भावाभिव्यक्ति का मतलब होता है भावों की अभिव्यक्ति तक कल्पना शक्ति का वर्धन यानी वृद्धि या विकास करना। भावों को ग्रहण करने की योग्यता पैदा करना, यानी बच्चा गद्य शिक्षण के माध्यम से भावों को ग्रहण करने की योग्यता उनके अंदर पैदा हो जाती है। शब्द भंडार, यानी जब गद्य का अध्ययन करेंगे तो उसके नए नए शब्द आएंगे, तो उससे शब्दों का भंडार का विकास होगा और सूक्तियों का ज्ञान भी हो जाएगा। कल्पना शक्ति का विकास, इसके माध्यम से बच्चा कल्पना शक्ति का विकास होगा, वो कल्पना करने लग जाएगा। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। गद्य के दो प्राण हैं, ओजो गुण प्राण और समास बाहुल्य प्राण। गद्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गद्य को इंग्लिश में प्रोज कहा जाता है। गद्य शिक्षण की विधि, यानी गद्य शिक्षण का स्कूलों में किस किस विधि के माध्यम से अध्ययन कराया जा सकता है। तो गद्य शिक्षण की विधियाँ वस्तुतः काठिन्य निवारण यानी कठिन शब्दों के निवारण के लिए यूज की जाती है। इसमें फर्स्ट विधि है उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि। ये प्राथमिक स्तर हेतु श्रेष्ठ विधि है। कौन सी? उद्बोधन विधि। इस विधि में अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेता है, या इन्हें उपविधि भी कहा जा सकता है। जैसे चित्र या रेखा चित्र दिखाकर किसी भी चीज़ का बच्चे को चित्र दिखाकर अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। मानचित्र भी दिखाया जा सकता है, जैसे हम कोई दिशा का दिखा रहे तो दिशा पढ़ा रहे तो उसमें मानचित्र दिखा सकते हैं। मॉडल, जैसे कोई ज्वालामुखी है, आपदा प्रबंधन है, यातायात के साधन है, तो उसका मॉडल भी बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष अभिनय करके, जैसे हंसकर, गाकर, खेलकर, डांस कर कर आदि। पदार्थ को प्रत्यक्ष कराकर, जैसे कुछ चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, जैसे पुष्प है, कोई पेड़ है, पेड़ को दिखा दिया, जल को दिखा दिया आदि को। दृश्य श्रव्य साधन विधि, इसके माध्यम से बच्चा देखता भी है और सुनता भी है। कहानी विधि, इसमें कहानी विधि का भी उपयोग किया जाता है। जैसे बीच में कोई ऐसा कंटेंट आ गया कि बच्चों को कहानी के माध्यम से उसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं, तो कहानी विधि यूज की जा सकती है। पर्याय कथन, या कोई पर्यायवाची शब्द है तो उसको पर्याय कथन विधि के माध्यम से समझाया जा सकता है। अर्थ कथन विधि, कोई शब्द ऐसा जिसका अर्थ बताना, तो अर्थ कथन विधि यूज की जा सकती है। विलोम कथन, यानी कोई शब्द ऐसा जिसका विलोम बताना, तो विलोम कथन विधि इसमें यूज आती है। संधि विच्छेद विधि इसमें यूज आती है। विग्रह इसमें यूज आते हैं। यानी इस विधि के बहुत सारी उप विधियाँ है। ये क्वेश्चन आ सकती है कि निम्न में से कौन सी विधि अर्थबोध विधि की उप विधि नहीं है, लेकिन इनमें से आ जाएगी, एक अलग आ जाएगी, तो जो अलग आएगी वो नहीं है। इसके माध्यम से क्या बेनिफिट होता है, तो शीघ्रता से बोध, यानी बच्चा जल्दी से सीख जाता है। स्पष्ट व चिरस्थायी समाधान, यानी बच्चे के सामने जब हम कुछ चित्र दिखाएंगे, कुछ मॉडल दिखाएंगे, तो उसको वहीं उनका समाधान हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल बच्चा असमंजस में नहीं रहेगा। उद्बोधन विधि के क्या गुण है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्र इसमें सक्रिय होते हैं, यानी जब बच्चे को हम मॉडल दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, तो एक्टिव रहेगा। रुचिकर, अगर उसको ऐसी चीज़ दिखाएंगे तो वो 100% रुचि लेगा। रुचि लेगा तो वो ज्ञान में स्थायित्व, यानी उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएगा। विषय का शीघ्रता से बोध, वो जल्दी से उसको सीख पाएगा। स्मरण शक्ति उसकी कैसी हो जाएगी? बड़ी, स्थूल, स्पष्ट और चिरस्थायी, लंबे समय तक जिस भी कंटेंट को हम शिक्षण साधनों के द्वारा पढ़ाते तो वो लंबे समय तक बच्चों को याद रहती है। अब अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, सुकराती विधि, डायलेक्टिक मेथड। इसे इंग्लिश में कहते हैं डायलेक्टिक मेथड। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करता है। यानी कोई कंटेंट पढ़ा रहा है तो शिक्षक उससे क्या करेगा? क्वेश्चन, और फिर छात्र उसके आंसर देगा। अगर छात्र पे नहीं आ रहा तो शिक्षक बताए। दोनों के बीच में क्या होता है? संवाद होता है। इसलिए इस विधि को संवाद विधि भी कहा जाता है, प्रश्नोत्तर विधि को।
इस विधि को सुकराती विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके प्रवर्तक सुकरात को माना जाता है, इसलिए इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। जो शेष विधि है वो अगले वीडियो में हम डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।